नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टार पायस। आज के वीडियो में हम दो एडिटोरियल टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कैंसिल विद कॉशन, यानी जब गवर्नमेंट किसी एग्जाम को पूरी तरह कैंसिल कर देती है तो उसका असर उन लोगों पर क्या पड़ता है जिन्होंने ईमानदारी से वो एग्जाम क्लियर किया होता है। सब टाइटल देखिए, लाइवलीहुड्स एट स्टेक, द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैंकेट एग्जाम कैंसिलेशंस। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। जुलाई के आखिर में झारखंड में बड़े प्रोटेस्ट हुए। आरोप यह था कि स्टेट के पब्लिक एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज थे, यानी पेपर लीक और इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस थी। इन प्रोटेस्ट ने गवर्नमेंट को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स की लगभग सारी डिमांड्स मान ली ताकि लगे कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, प्रेशर के अंडर सुन रही है। अब एडिटोरियल का कोर आर्गुमेंट समझिए। एग्जाम की इंटेग्रिटी इंश्योर करना बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स को ब्लैंकेट तरीके से कैंसिल कर देना एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मतलब कुंडा हथियार जो टारगेट पर नहीं, आसपास सब पर वार करता है। ये पॉलिटिकल प्रेशर को एड्रेस तो करता है, लेकिन नए इनजस्टिसेस पैदा कर देता है। ब्लैंकेट कैंसिलेशन से तीन बड़े नुकसान हैं। स्कर्ट्स डिस्टिंक्शन, ये चीटिंग करने वालों और ईमानदारी से कंपीट करने वालों के बीच कोई फर्क नहीं करता। दूसरा है इमीडिएट जॉब लॉस। रातों रात 2000 लोग जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, करके अपॉइंट भी हुए थे, अचानक बेरोजगार हो गए। सोचो, सुबह आपकी नौकरी है, शाम को नहीं। शॉर्ट सर्किट्स प्रोसेस, ये एस्टैब्लिश लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू प्रोसेस को बाईपास करता है। वो प्रोसेस जो इरेगुलरिटीज को मेथोडोलॉजिकली हैंडल करने के लिए ही बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब टाइमलाइन देखिए और देखिए कि कैंडिडेट्स ने कितना कुछ झेला है। अगर हम इसके रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो 2015-16 में नोटिफाई हुई थी, फिर सालों का डिले हुआ। 2024 में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। पेपर लीक एलिगेशंस के आधार पर दिसंबर 2025 में स्टे हटा दिया गया और अपॉइंटमेंट्स का ऑर्डर आया। कैंडिडेट्स को लगा चलो आखिरकार संघर्ष खत्म हुआ, और अब वो अपॉइंटमेंट्स दोबारा कैंसिल हो गए हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फिर से वही एगोनाइजिंग लिम्बो में पहुंच गए हैं। जरा सोचिए, 2015-16 से 2026 तक का सफर, एक पूरा डेकेड। इस बीच कई कैंडिडेट्स की एज लिमिट निकल गई होगी, शादी, परिवार, ईएमआई और सब कुछ एक नौकरी पर टिका था। इसी को एडिटोरियल अनकॉन्शनेबल डिलेज कहता है। अब एक इफेक्टेड कैंडिडेट का बयान जो इस पूरे इशू को एक लाइन में समझा देता है। विकास कुमार शर्मा एक इफेक्टेड कैंडिडेट कहते हैं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ऑफिस में हम सुबह काम कर रहे थे, शाम तक हम उसी के गेट के बाहर खड़े होंगे प्रोटेस्टर्स के रूप में। ये लाइन रुकिए और दोबारा सोचिए। सुबह एम्प्लॉय, शाम को प्रोटेस्टर, यही इस पॉलिसी की पूरी आयरनी है, और यही ह्यूमन कॉस्ट है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स में कहीं दिखाई नहीं देता। इंटरव्यू या ऐसे पेपर में जब आप गवर्नेंस पर लिखें तो ये पर्सपेक्टिव जरूर रखिए। अब आता है एक और पहलू, जुडिशरी बनाम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। एडिटोरियल बताता है कि कुछ एग्जाम जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो टीडीपीएल के थ्रू कंडक्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट पीक पर पहुंचने से पहले ही कैंसिल कर दिए गए थे। अब प्रॉब्लम ये है, जब आप ऐसे एग्जाम कैंसिल करते हैं तो पहले ही जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजर चुके हैं और पास हो चुके हैं, तो आप इफेक्टिवली कोर्ट के रूलिंग्स को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए एक सवाल खड़ा करता है। और इस अप्रोच से होता क्या है, क्विक पॉलिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन रूट कॉजेज एड्रेस नहीं होते, यानी डिसफंक्शनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स और लैक ऑफ जॉब्स। असली बीमारी ये है कि वैकेंसीज कम है और एस्पिरेंट्स लाखों में है। तो फिर गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। पहला, प्रोटेक्ट द इनोसेंट। दूसरा, ड्यू प्रोसेस को अपहोल्ड करना चाहिए। और तीसरा, एड्रेस द रूट कॉज। एग्जामिनेशन बॉडीज में जो सिस्टमिक डिसफंक्शन है, लीक प्रूफ क्वेश्चन पेपर सिस्टम्स नहीं, टाइमलाइंस नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, उसे ठीक कीजिए। मास कैंसिलेशन तो इजी वे आउट है। यहाँ पर आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 से इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए इस फैसले का सबसे आयरॉनिक नतीजा, क्रिएटिंग न्यू प्रोटेस्टर्स। एक ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जो खुश करने के लिए एग्जाम कैंसिल किया गया, रिजल्ट क्या हुआ? एक नया ग्रुप पैदा हो गया जो उतना ही अग्रीव्ड है, उतना ही नाराज है। जिन्होंने अपनी जगह राइटफुली अर्न की थी, अब वो सड़क पर हैं, धरने पर हैं। ये ब्लैंकेट कैंसिलेशन की फ्लॉड लॉजिक को एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है। आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, आपने प्रॉब्लम को सिर्फ एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया।
गवर्नेंस में इसे कहते हैं शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ इनजस्टिस। ये एक अच्छा फ्रेज है, आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। पार्ट 1 का निचोड़ क्या है? एडिटोरियल कहता है कि प्रोटेस्टर्स का सफर जंतर मंतर से रांची तक एक डीप सीटेड क्राइसिस को हाईलाइट करता है। ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, पूरे देश के रिक्रूटमेंट इकोसिस्टम का इशू है। इन प्रोटेस्टर्स ने एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को सुनने पर मजबूर किया, अकाउंटेबिलिटी डिमांड की। लेकिन अब अगला स्टेप जरूरी है, इस मोमेंटम को सिस्टमैटिक और मीनिंगफुल रिफॉर्म में बदलना होगा, सिर्फ रिएक्टिव कैंसिलेशंस में नहीं। रिफॉर्म कैसा? एग्जामिनेशन बॉडीज का प्रोफेशनलाइजेशन, क्वेश्चन पेपर स्क्रूटनी प्रोटोकॉल्स बढ़ाए जाएं, टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट कैलेंडर होना चाहिए और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 जैसे कानूनों को इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो एडिटोरियल के शब्दों में ये एक ट्रेजेडी होगी। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब हम चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के सिस्टमिक फेलियर्स से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सेफगार्ड्स की तरफ। ध्यान दीजिए, दोनों टॉपिक्स का अंडरलाइन थीम एक ही है, वल्नरेबल लोगों की सुरक्षा और रिएक्टिव कदमों की जगह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसलिए इन्हें एक साथ पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, एआई और टीनेजर्स की सेफ्टी। चैट जीपीटी फॉर टीन्स, अ स्टेप फॉरवर्ड बट नॉट इनफ, यानी नेविगेटिंग एआई सेफ्टी फॉर यूथ। ओपन एआई ने टीनेजर्स के लिए चैट जीपीटी का एक अलग सेफ गार्डेड वर्जन लॉन्च किया है। सवाल ये है, ये क्या काफी है? ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन और गवर्नमेंट पॉलिसीज और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी दोनों के लिए रेलेवेंट है और ऐसे के लिए तो ये एनीवेज इंपॉर्टेंट ही है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। आज के डिजिटल नेटिव्स के लिए, यानी वो जनरेशन जो स्मार्टफोन के साथ पैदा हुई है, एआई कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। वो एआई को 3 तरह से यूज करते हैं, एक साउंडिंग बोर्ड की तरह, यानी अपनी बात कहने के लिए, एक कंपेनियन की तरह और एक लर्निंग टूल की तरह। अब जब कोई चीज इतनी नॉर्मलाइज हो जाए तो टेक कंपनीज से स्पेशलाइज्ड और एम्पैथेटिक अटेंशन की डिमांड बनती है। सिर्फ एक जेनरिक प्रोडक्ट सबके लिए काफी नहीं है। ओपन एआई का नया चैट जीपीटी फॉर टीन्स इस डिस्टिंक्ट नीड को एक्नॉलेज करता है, लेकिन एडिटोरियल साफ कहता है कि ये कदम ओवरड्यू है, यानी बहुत देर से आया है। अब खतरे, 3 पॉइंट्स। सबसे पहला, मिमिकिंग एम्पैथी। एआई का एंथ्रोमॉर्फिक नेचर, मतलब इंसान जैसा लगना, और उसकी हाई रिस्पॉन्सिवनेस मिलकर एक फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन पैदा करते हैं। बच्चे को लगता है कि सामने वाला उसे समझ रहा है, जबकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज मॉडल है। दूसरा, डेवलपिंग माइंड्स। अडोलसेंट का जजमेंट और सेल्फ आइडेंटिटी भी अभी बन रहे होते हैं, इसलिए वो एआई के पर्सुएसिव कैपेबिलिटीज के सामने ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। और तीसरा, परनिशियस कॉम्बिनेशन। जब एक बहुत रिस्पॉन्सिव एआई और एक वल्नरेबल यूजर मिलते हैं तो नतीजा हो सकता है इमोशनल डिपेंडेंसी और हार्मफुल आइडियाज का रीइंफोर्समेंट, क्योंकि एआई अक्सर यूजर की बात से अग्री कर लेता है। एक रिलेटेबल एग्जांपल, जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप पसंद करते हैं, वैसे ही एक ओवर अग्रीबल एआई बच्चे की गलत सोच को भी वैलिडेट कर सकता है। अब ये लॉन्च को किस माहौल में लाया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ओपन एआई के खिलाफ लॉसूट्स दायर हुए, जिनमें आरोप लगाया गया कि चैटबॉट्स ने टीनेजर्स की मौत में बड़ी भूमिका निभाई है। ये मामले अभी अदालत में ही है। इसके साथ यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी एआई कंपनीज की जांच कर रही है, जिनमें ओपन एआई भी शामिल है। जांच के विषय हैं इन प्रोडक्ट्स का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, और इसी के साथ मेटा के खिलाफ भी एडिक्टिव प्लेटफॉर्म्स डिजाइन को लेकर ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये लॉन्च एक माउंटिंग रेगुलेटरी स्क्रूटनी के बीच आया है। ये बात आप अपने आंसर्स में जरूर लिखिए। अब देखते हैं कि नए सेफगार्ड्स क्या हैं। 3 फीचर्स हैं। एज प्रिडिक्शन, यूसेज पैटर्न्स जैसे सिग्नल्स का इस्तेमाल करके यूजर की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। अगर सिस्टम को लगे कि यूजर टीनेजर है तो अकाउंट टीन सेफगार्ड के अंडर डाल दिया जाता है, चाहे यूजर ने गलत उम्र ही क्यों ना भरी हो। दूसरा, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, अंडर 18 आइडेंटिफाई होने वाली यूजर्स के लिए सेंसिटिव कंटेंट पर टाइटल लिमिट्स रखी जाएंगी। तीसरा है पेरेंटल कंट्रोल्स, पेरेंट्स अपना अकाउंट बच्चे को अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, यूजेज रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं और हाई रिस्क सिचुएशंस में सेफ्टी अलर्ट्स पा सकते हैं। अब ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। दुनिया भर में बच्चों के लिए एआई के अनचेक्ड रोल आउट के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। चाइना ने ऐसे एआई सिस्टम्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की दिशा में कदम भी उठा लिए हैं जो इमोशनल डिपेंडेंस को बढ़ावा देते हैं। और इंडिया अभी भी एक पैचवर्क पर निर्भर है, यानी मौजूदा कानून, रेगुलेशंस और प्लेटफॉर्म लेड इंटरवेंशंस का मिला जुला ढांचा। इसमें आता है आईटी एक्ट 2000, आईटी रूल्स 2021
और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, जिसमें बच्चों का डेटा प्रोसेसिंग के लिए वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट और बच्चों को टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर रोक जैसे प्रोविजंस देते हैं। ग्लोबल कंसेंसस एक ही है, बिग टेक का सेल्फ रेगुलेशन काफी नहीं है, रेगुलेशन बाहर से आना चाहिए, अंदर से नहीं। तो अब असली सवाल ये है कि सेफगार्ड्स काफी क्यों नहीं है। 3 कमियां हैं। पहला, ऑप्ट इन डिपेंडेंसी। ज्यादातर पेरेंटल कंट्रोल्स तभी काम करते हैं जब पेरेंट्स खुद एक्टिवली ऑप्ट इन करें। अब सोचिए, जिन घरों में पेरेंट्स डिजिटली अवेयर ही नहीं है या जिनके पास टाइम ही नहीं है, वहां के बच्चे अनप्रोटेक्टेड रह जाते हैं, यानी जो सबसे वल्नरेबल है उन्हीं तक प्रोटेक्शन नहीं पहुंचती। दूसरा है फ्लॉड एनफोर्समेंट। एज प्रिडिक्शन सिर्फ एक एस्टिमेट है, बच्चे आसानी से गलत उम्र बता सकते हैं या कंट्रोल्स को बाईपास कर सकते हैं। तीसरा है सिस्टम वल्नरेबिलिटीज। स्टडीज दिखाती हैं कि चैटबॉट्स लंबी या स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के दौरान अब भी डेंजरस रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं या सेफगार्ड्स को बाईपास कर सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? एडिटोरियल का टाइटल है बियॉन्ड सेल्फ रेगुलेशन। सबसे पहले एक रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए, एआई को वापस बॉक्स में बंद नहीं किया जा सकता, उसका इस्तेमाल इनएविटेबल है, लेकिन उसकी कीमत यंग पीपल की वेलबींग नहीं होनी चाहिए। इसलिए कॉर्पोरेट सेफगार्ड्स के साथ साथ 3 चीजें जरूरी हैं। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, यानी कंपनी के बाहर के लोग प्रोडक्ट्स टेस्ट करें। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, यानी कंपनीज बताएं कि उनके मॉडल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। और रिग्रेस आउटसाइड स्क्रूटनी, यानी रेगुलेटर्स और रिसर्चर्स की नजर। बिल्कुल वैसे ही जैसे दवा बनाने वाली कंपनी खुद अपनी दवाई को अप्रूव नहीं करती, उसके लिए एक अलग से ड्रग रेगुलेटर होता है। एआई के लिए भी वही मॉडल यूज होना चाहिए। और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजिकल बैरियर सोल्यूशन का सिर्फ एक हिस्सा है। जरूरी है बेटर डिजिटल लिटरेसी और सेंसिटाइजेशन, और वो सिर्फ टीन्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है। सबसे बुनियादी बात जो हर यूजर को समझनी चाहिए, आप एक सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हैं, किसी कॉन्शियस एंटिटी से नहीं। वो आपको समझ नहीं रहा, वो पैटर्न प्रिडिक्ट कर रहा है। ये एक लाइन अगर बच्चों को ठीक से समझा दी जाए तो आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? चैट जीपीटी फॉर टीन्स एक शुरुआत है, अंत नहीं। चिल्ड्रंस ऑनलाइन सेफ्टी के लिए सस्टेन्ड और कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, गवर्नमेंट, कंपनी, स्कूल्स और पेरेंट्स सब मिलकर। तो दोस्तों, आज के दोनों टॉपिक्स को साथ जोड़िए, चाहे बात हो सिस्टमिक एग्जाम फेलियर्स की या एआई के रिस्क की। दोनों में एक ही सबक है, रिएक्टिव मेजर्स काफी नहीं है। एक तरफ एग्जाम कैंसिल कर देना पॉलिटिकल प्रेशर का रिएक्टिव जवाब था, लेकिन उसने सिस्टमिक डिसफंक्शन को ठीक नहीं किया। दूसरी तरफ टीन सेफगार्ड्स रेगुलेटरी प्रेशर का रिएक्टिव जवाब है, लेकिन उनमें एनफोर्समेंट गैप्स अभी भी हैं। दोनों जगह जरूरत है प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की, ताकि वल्नरेबल पॉपुलेशन को सच में प्रोटेक्शन मिले। तो ये थे आज के दोनों करंट अफेयर्स। रिवीजन के लिए याद रखिए, पार्ट 1 था जिसमें 2000 अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिली, ब्लैंकेट कैंसिलेशन का ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज किया गया, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जिसमें आप ड्यू प्रोसेस को भी कोट कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा चैट जीपीटी फॉर टीन्स, एज प्रोटेक्शन, कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस, पेरेंटल कंट्रोल्स एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये जो है ये इनसफिशिएंट है, ये कोर आर्ग्यूमेंट है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, ब्लैंकेट कैंसिलेशन सही है या गलत। मैं हूं आकृति बंसल, आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ आईएएस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।